ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बिजली कटौती की। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर कई राज्यों में हाहाकार मचा है। यूपी के कई जिलों से बिजली कटौती की शिकायतें आने के बाद सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले बिजली विभाग की बड़ी मीटिंग की है और क्लियर निर्देश दिया है। इस दौरान योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, बिजली की नॉन स्टॉप सप्लाई होनी चाहिए। साथ ही शिकायतों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ संचालन हो। उन्होंने आपूर्ति और सप्लाई की चेन को सही रखने पर भी जोर दिया। इस बैठक में यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद थे। बिजली की मांग बढ़ रही है तो अधिकारी उस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करें और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करें। ये सभी दिशा निर्देश योगी की तरफ से इस बैठक में दिए गए हैं ताकि आगे से उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत ना हो, क्योंकि बिजली की किल्लत की वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पर तो बीजेपी के अपने एमएलए जाकर शिकायतें कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में अगले साल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और अखिलेश यादव भी लगातार इस मसले को लेकर हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर योगी आदित्यनाथ पर, उनकी पूरी सरकार पर, और बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुकर्म आपने किए हैं, जो भ्रष्टाचार आपने किए हैं, उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है। अखिलेश यादव के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात सच है हर्षवर्धन जी कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? अगर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ठीक से या बिजली कटौती हो रही है, बड़े बड़े शहरों में अगर 8-8 घंटे के लिए बिजली जा रही है, तो सरकार से तो सवाल पूछा ही जाएगा ना कि आप कहां थे? नहीं, खैर उत्तर प्रदेश में कहीं 8 घंटे बिजली जा रही है ऐसा तो मुझे नहीं पता है, और अगर ऐसा है तब तो फिर निश्चित तौर पर वहां के सभी अधिकारियों को एक साथ बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ समय में एक जो बहुत बड़ा बदलाव है, और मेरे पास तो पूरा चार्ट है, लेकिन उसकी जो कहें कि बात करने में वो समय न भी ले जाएं, तो पूरा ये मेरे पास चार्ट है। 2003 में भारत में लगभग 10 गीगावाट की पावर डेफिसिट थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं जिससे ध्यान में रहे लोगों को। और 2023 आते आते 24 के बाद भारत में कोई पावर डेफिसिट नहीं है, सरप्लस। इसको 24 के बाद सरप्लस हो गया। हाँ, सरप्लस हो गया। वही मतलब मैं बताने के लिहाज से, यानी जितनी बिजली राज्यों को चाहिए उसका पूरा उत्पादन है। 2003 में पीक डिमांड 84.57 गीगावाट थी, आज वो 270 गीगावाट के ऊपर है, लेकिन पावर सरप्लस है। अब इसके बावजूद अगर कहीं बिजली जा रही है तो ये उस राज्य सरकार, उस ऊर्जा मंत्री, उस बिजली विभाग जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका सीधे सीधे अक्षमता का प्रमाण है। और भला है कि योगी जी ने ये मीटिंग ली है, क्योंकि अगर योगी जी को पार्टी के भीतर की कलह के अलावा सब कुछ परेशान करेगा सबसे ज्यादा कोई, तो बिजली ही परेशान करेगी। तो ये अच्छा है कि योगी जी को ये समझ में आ रहा है, वो बैठ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी तो इस मामले में बड़े कमजोर साबित हुए। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये पता नहीं क्या तरीका है कि मंत्रियों को वो उस अंदाज में आते हैं कि हमने तो ये कर दिया। अरे भाई, ये आपकी जिम्मेदारी ही ये कर दिया। अगर कहीं गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करके आप बताइए ना कि ये हमने ठीक कर दिया है, उसकी कमी है। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये भारत सरकार ने कमाल का काम किया है कि 2024 के बाद इस देश में पावर सरप्लस है। पहले भी बहुत कम, मतलब पावर डेफिसिट मोदी सरकार के आने के बाद बहुत कम हो गया। और अच्छी बात ये कि जो सोलर एनर्जी है उस पर हम 60 गीगावाट से अधिक की जो सप्लाई है वो सोलर के जरिए कर रहे हैं। एक सबसे ज्यादा जो देखने में आया है, जो जानकारी आई है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जितने 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास जो हैं वो आउटडेटेड हैं या उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ यहीं उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली में 43%, अभी विजय जी से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो वहाँ पर बिजली की आपूर्ति में कभी कमी नहीं रहती थी। अभी जो जानकारी मिली है कि 186 के आसपास में से 73 ट्रांसफार्मर्स जो हैं बिजली के, वो आउटडेटेड हैं, उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है और उनको रिप्लेस किया जाने में हैरानी ये होती है कि जब एक क्राइसिस आता है तभी मंत्री लोग क्यों जागता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दिल्ली का हो। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में अब बढ़ेंगे, आपको पता है कि एसी की बिक्री ज़्यादा हो रही है, आपको पता है कि लोड बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव भी आ रहा है। प्लानिंग का मतलब नहीं, प्लानिंग, चुनाव छोड़ दीजिए समीर जी, सबसे ज्यादा है जनता की कठिनाई।
वो आपको दंडित चुनाव में करेगा। लेकिन आप यदि सजग नहीं हैं, ये सब जानते हैं, बिजली विभाग जैसा ऐसा विभाग है जो आपको पॉपुलर मैंडेट के लिए बहुत बड़ा इम्पेरेटिव के तौर पे काम करता है। सड़क बिजली और हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीजें आप ठीक ठाक कर रहे हैं, और पानी तो आप समझिए कि आधी चीजें तो आप इमीडिएट इफेक्ट होता है। इसमें एक जरूरी चीज, यहां तो आपके पास ये भी नहीं ना, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, पहले कार्यकाल में इसी सरकार ने, जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, तो करके दिखाया था। और ऐसा भी नहीं कि अचानक कुछ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ लीकेज ठीक किया था, ट्रांसमिशन ठीक किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया था। और दिल्ली के संदर्भ में सर एक चीज बता दूं, आपने कहा केजरीवाल जी की सरकार न उसने सड़क बनाया और न उसने कोई बिजली का नहीं, मैंने सड़क पर टिप्पणी नहीं की मैं दोनों है। एक मिला के बता रहा हूं। मैं बिजली पर सिर्फ ये बोला, उन्होंने चेंज कुछ नहीं किया। मैंने बिजली पर भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 1 साल आए हुए है ना, पहले मैं वही ट्रांसफार्मर तो 76 ट्रांसफार्मर उनको रिप्लेस पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया उसको। उन्होंने सड़क और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम ही नहीं किया, फुटपाथ तक नहीं पेंट कराया। सर नेताओं की तैयारी मेरे की ख्याल बात में है। सभी राज्यों का बिजली तो आ रही नहीं, थी ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है, बहुत बिजली आ रही थी 10 साल से। योगी आदित्यनाथ का जब से मुख्यमंत्री बने, बिजली विभाग के मंत्री से कभी पटी नहीं। पहले श्रीकांत शर्मा थे, वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने काम बेहतर किया, लेकिन चूंकि योगी से पटी नहीं तो दूसरी बार उनको मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बार जो ऊर्जा मंत्री बने वो भी दिल्ली से भेजे हुए गए, न वो काम अच्छा किया उन्होंने, न योगी जी से उनकी पटी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय बदल देना चाहिए था। इतनी शिकायतें आने के बाद, जनता में इतनी नाराजगी, इतने लंबे समय तक AK शर्मा बने हुए हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तमाम उनको वहां पर ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की ये स्थिति बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि या तो मंत्री को हटाकर किसी दूसरे को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। 10 महीने बाद का चुनाव में आपको जाना है, इस तरीके से आप इस पीक आवर में योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब आप मीटिंग लेकर अधिकारियों को आदेश दे रहे हो कि आप व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए। कि आज योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेके तो कल से कब व्यवस्था नॉर्मल हो जाएंगी क्या? वो तो अगले साल के लिए होगी ना। तमाम शिकायतें होगा, सर्वे होगा, फिर मुख्यमंत्री के पास परमिशन के लिए जाएगा कि इतने 1000 करोड़ का खर्चा है, ट्रांसफार्मर चेंज होना है, वो जब तक चेंज होगा तब तक गर्मी चली जाएगी, वो अगली बार के लिए जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 11th आवर में बैठक लेने से बेहतर ये होता कि अगर ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होता कि आने वाली गर्मी के लिए आपकी क्या तैयारी है वो सुनिश्चित करते। पहले तैयारी नहीं की गई, ये साफ दिख रहा है। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, रात में लोग घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है क्योंकि घरों में लाइट नहीं आ रही। और ऐसे में जिक्र कर लेना ऊर्जा मंत्री के बयान का भी जरूरी है। ऊर्जा मंत्री का बयान बताता है कि वो कितने सीरियस हैं अपने विभाग को लेकर या अपने काम को लेकर। विजय जी, वो बजाय इसके कि जनता को ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोल लिया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो बबूल ही बताने पर या बबूल ही समझाने में लगे हैं कि बबूल है क्या। जय श्री राम तो नहीं बोला ना, इस बार वो नहीं बोला। देखिए, ये प्रॉब्लम ये है जो समीर जी ने भी जिसको पकड़ा, और ये बहुत गंभीर बात है कि जब सरप्लस सप्लाई आपके पास हो, मान लो बिजली का क्राइसिस ही हो, प्रोडक्शन ही हो। एक जमाना होता था कि बिजली प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी, तो फिर तो उसको कैसे करना है, फिर कटौती होती थी टाइम पर बात। अब जब आपके पास सरप्लस बिजली हो और उसके बाद भी सप्लाई नहीं हो पाए, तो ये तो ज़्यादा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है, ये संकट क्या है जो समीर जी ने जिक्र किया, जिसका कि यूपी के पास मोर पावरफुल पावर मिनिस्टर है। ये बड़ा क्राइसिस है जो शायद सीएम साहब के साथ हैंडलिंग नहीं हो पा रही है। असली जो अभी बात हुई, नाम की बात नहीं है, लेकिन जो दोनों लोग नहीं कर पा रहे, तो ये तो बड़ा संकट है ना। और पानी और बिजली दो ऐसी चीजें हैं जिसका जो है लोग जो है ना तुरंत उसका जवाब देते हैं, उसका रेस्पॉन्स मिलता है। हस्तक्षेप करना चाहूंगा थोड़ा सा, यदि आपकी इजाजत हो। योगी जी से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, और ये बात बहुत सुनिश्चित तौर पर वाकई कह देना चाहिए था कि नहीं संभल रहा है तो आप नीचे जाइए। ये कोई मतलब है कि सरप्लस है, आपको जो काम करना चाहिए था वो आज से 4 महीना पहले करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जब तो फिर आप कह रहे हैं कि पावरफुल, मैं आपकी बात को भी नहीं गलत कह रहा, और योगी जी को भी मैं पावरफुल मानता हूँ, लेकिन यदि उनके मंत्री काम नहीं कर पा रहे तो इसका कोई तो रेस्पॉन्स होगा ना। और अभी तो मंत्रालय बदले आपने, यदि आप ऐसा कर सकते थे, यदि योगी जी ज्यादा पावरफुल होते, यदि मैं छोड़ देता हूँ योगी जी पावरफुल है तो फिर क्यों नहीं, तो या तो मान लीजिए कि योगी जी जिम्मेदार हैं इस पावर संकट के लिए। और आपने अभी कहा कि दिल्ली में तो अभी 1 साल हुआ सरकार को, योगी सरकार तो 7 साल से है, कितने ट्रांसफार्मर बदल गए नहीं, और ये सारा संकट है ना। मसला ये नहीं है ना 1 साल का और 7 साल का, नहीं बहुत ट्रांसफार्मर बदल गए हैं, लेकिन संकट है ना, इसमें जो संकट है। और इसको पावर कॉर्पोरेशन का एमडी है, जो IAS अधिकारी होगा, जो पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, सबसे ज्यादा
दुधारू जगह हैं। वो एमडी और चेयरमैन बैठ के क्या कर रहे हैं अगर गर्मी आने से जब हम एक काम नहीं कर कह रहा हूं कि ये सारे एक्सक्यूज आप वोटर को या आम आदमी को क्या दोगे? नहीं, वो नहीं कर रहा। एक्सक्यूज तो उनको, लेकिन एक्सक्यूज ने जब हम बात कर रहे हैं तो पावर कॉर्पोरेशन के एमडी और चेयरमैन की भी तो बात होगी ना, डिस्कॉम्स के जो लोग हैं उनकी भी तो बात होगी ना। तो दिसंबर में बात होना था ना कि मई में आप बिल्कुल क्या होना चाहिए, करोगे? इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये अगर नहीं हुआ तो ये सबकी जिम्मेदारी। और फिर मैं कह रहा हूं देश में पावर सरप्लस है, कोई राज्य अगर बिजली की कमी से जूझ रहा है तो इसका मतलब या तो समय से उसने बिजली खरीदी नहीं, और खरीद भी ली तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, दिल्ली में जब जल भराव होता है तभी तो नालियां उड़ाई जाती हैं, उससे पहले कहाँ उड़ाई जाती हैं। तो ये तो हमारे देश के गवर्नेंस का पता नहीं किसी किस्मत फूटी हुई है या इतने इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं पहले से कि भाई हमको ये चीज़ें, आप जिसे हम कहते हैं ना, हम दूर की सोचने की बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दूर की सोच क्यों नहीं है उनके पास भाई, कि हमारे आने वाले दिनों में हमको इतनी बिजली की आपूर्ति होगी। वहाँ पर बैठे हुए लोग, प्लानिंग विभाग में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो सब विभागों पर निगरानी करता है, सारी चीज़ों की देख रेख करता है। उनको ये पता नहीं है मुख्यमंत्री के कार्यालय को सर, मुझे कि सर, कितना ये योगी जी जो मुझे मीटिंग लगता कर है रहे हैं मुख्यमंत्री को यही चिंता की बात है। जो ये विभाग तो है ना, मीटिंग पावर मिनिस्टर को मिनिस्टर करनी को चाहिए करनी ना। चाहिए, हाँ। मुझे लगता पावर है कि मिनिस्टर को पीडब्ल्यूडी करनी मंत्रालय जो योगी जी के पास है वो ए.के. शर्मा को देना चाहिए, और ऊर्जा मंत्रालय योगी जी को अपने पास रख लेना चाहिए, तभी वो सुधरेगा। लेकिन होगा कैसे? ये ए.के. शर्मा से तो जो बातचीत कर रहे हैं, मैं फिर उनके बयान का जिक्र करी, उन्होंने सब कुछ अखिलेश यादव पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अखिलेश यादव की वजह से हो रहा है, हमने तो बहुत काम किया है, लेकिन वो इतना गर्त में डालकर गए थे जिसको बाहर निकालने में हमको दिक्कत हो रही है। जबकि आपने फर्स्ट टेन्योर में करके दिखाया। मैं कह रहा हूं ये तो और खतरनाक ये तो है। बहुत शर्मा ही जी इसका खराब, मतलब अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 10 साल ए.के. शर्मा के कटघरे- ऊर्जा मंत्री बनने से पहले श्रीकांत शर्मा इन्हीं के नेता थे, भाजपा के बहुत अच्छा नेता। काम किया श्रीकांत और शर्मा ने। अगर उस वक्त वो सारी चीजें दुरुस्त हो गई तो फिर आप अखिलेश, और मैं ये इसको तो कतई मानता ही नहीं कि सरकार है और पिछली सरकार को दोष देंगे। पिछली 10 साल सरकार बाद को आप थोड़ी दे दूसरी सकते। चीजों में दोष दे सकते हैं, लेकिन भाई- ये तो अगर आपका सरप्लस हो गया, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरप्लस बिजली कर दी। अब ये पहली सरकार थोड़े है योगी आदित्यनाथ 10 साल की। हो गए, अब तो कह रहा हूँ कि 10 साल 10 साल होने जा रहा है। नहीं, ये ज्यादा चिंताजनक है। अगर उनको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं, तो फिर तो काहे को ऊर्जा मंत्री? अखिलेश यादव को अब किसी भी हाल में किसी भी मुद्दे पर जिम्मेदार नहीं यदि ठहरा सकते। जिम्मेदार आप ठहराते हैं तो आप अपने अक्षम होने का और असफलता का प्रमाण दे रहे प्रमाण पत्र स्वयं लिख रहे हैं, और कोई इसमें नहीं है। नहीं सर, एक और आप बात कहेंगे है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा और है। इतनी चर्चा के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार बहुत से मोर्चे बहुत ठीक है, लेकिन ये योगी जी के लिए चिंता की बात है अगर इतनी चर्चा हो रही तो। वही मैं कह रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि योगी जी ये ले रहे हैं और आप दिखा भी रहे हैं कि योगी जी इस पर बात कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए तो चिंता की बात है। ये काम तो पावर मिनिस्टर सर, को करना आपके चाहिए ना। लिए तो योगी जी को तो सबकी पावर चिंता की मिनिस्टर के साथ बात बैठकर होती बात है। करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। सर वैसे विजय जी आपके लिए तो सबकी चिंता की बात होती है उत्तर प्रदेश को लेकर के। नहीं, सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि योगी जी की मीटिंग होनी चाहिए ए.के. शर्मा के साथ, पावर मिनिस्टर के साथ। पावर मिनिस्टर अपने अफसरों की बैठक करें एक ना, और कि ये क्या हो नैरेटिव रहा है, है। एक और बिल्कुल नैरेटिव सही। है जो खुद ए.के. शर्मा ही बना रहे हैं और खुद पार्टी के नेता ही बना रहे हैं कि ये 27 का चुनाव है, इसलिए हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या ये नैरेटिव किसी के गले उतरेगा? इसका मतलब बड़ी कमजोर सरकार है। बहुत कमजोर सरकार है। मतलब अगर आपकी सरकार को गिराने के लिए ये सब गड़बड़ कर ली जा रही हो आपके फिर आप सरकार कुछ में कर नहीं रहते रहे। हुए, तो फिर आपके सरकार में रहने का मतलब क्या है? अगर ये स्थिति आ गई है तो फिर तो इसका मतलब आप सरकार में रहते हुए भी कमजोर ही हैं। और कम से कम जनता इस एक्सक्यूज को सीधे सीधे नकारापन, अकर्मण्यता के तौर पर देखती है। मैं फिर कह रहा हूं, सब बर्दाश्त हो जाएगा, बिजली जाएगी, जनता परेशान होगी तो रिएक्ट करेगी, और तब आप जब उसके सामने कहेंगे अरे नहीं वो अखिलेश जी ने गड़बड़ कर दिया, तब वो और ज्यादा रिएक्ट करेगी। उसका आप नुकसान अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने आप को कराने जा रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अखिलेश यादव इसको बार बार उठा भी रहे हैं। अब इसे कितना जल्द सरकार दुरुस्त करती है देखने वाली बात है। मायावती भी एक्टिव हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्शन में नजर आ रही हैं। मायावती ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक की है। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद हैं। ये बैठक इसलिए भी खास है कि इसके बाद मायावती विधानसभा चुनाव के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती हैं। बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं से पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी ली है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। बैठक में मायावती ने अलग अलग जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों को बूथ बूथ जाकर मेहनत करने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि आप लोग जाइए, एक एक कार्यकर्ता हमारा जो विधानसभा सेक्टर का है उसको जो है पोलिंग बूथ कंप्लीट कराना है, पोलिंग बूथ कंप्लीट और सेक्टर कंप्लीट करके विधानसभा स्तर पर उसको जो है पूरी तरीके से तैयार करना है। उसी के दम पर हमें आने वाले 2027 में जिस तरीके से वर्तमान की सरकार है, यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। आप देख रहे हैं पढ़े लिखे एमए बीए पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से जनता बेहाल है। आने वाले 2027 में हम लोग 2027 में आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। चलिए, ये बात है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह तो कम से कम भरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो मायावती की पार्टी जो चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखना, उनका मनोबल बढ़ाना भी पार्टी के नेता के लिए जरूरी है। अब पार्टी के नेता कम से कम कह तो रहे हैं कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 2027 में, लेकिन अगर मायावती एक्टिव होती हैं, अगर यहाँ से वाकई में उनके कार्यकर्ता काम करते हैं और उनका जो वोट बैंक धीरे धीरे करके उनसे छिटक रहा है, उनके साथ इंटैक्ट होता है, तो किसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी समीर जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है सबसे बड़ी मुसीबत तो अखिलेश यादव के लिए होगी। पीडीए तो अखिलेश यादव ने कहा था और अखिलेश यादव को उसका फायदा मिला था। जिस मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, उस मायावती की हालत है कि आज की तारीख में उनके पास एक एमएलए है और राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में आपके पास कोई सांसद नहीं है, पूरा वोट बैंक आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, जाटव वोट बैंक आपके पास बना हुआ है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से लगातार एक निष्क्रिय राजनीति लगातार की सत्ता से बाहर होने के बाद, और मुझे लगता है उसका पूरा बेनिफिट अखिलेश यादव को मिला है। और अखिलेश यादव ने जो पीडीए ने तो प्रदर्शन किया है, पीडीए की दम पर कि 37 सीटें लोकसभा में जीती, उसमें मायावती का भी बड़ा योगदान है उनका वोट बैंक का। अब क्या मायावती वापस वो वोट बैंक अखिलेश से लेने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है मायावती को। मायावती अब भले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को एक्टिव करे, मायावती खुद उम्मीदवार पहले समय से पहले डिक्लेयर कर दे, मायावती खुद चुनाव प्रचार के लिए जाए। अब इस बात की बहुत संभावना है कि मायावती से जो वोट बैंक गया है वो लौट कर आएगा, क्योंकि अब यह कहा जाता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बीजेपी के हिसाब से वो काम करती है। तो अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। लेकिन ये बात भी सही है, अगर मायावती, अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस से कुछ नेता गए थे मायावती से मिलने, तो दरवाजे से मायावती ने लौटा दिया, दरवाजा नहीं खुला। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तुलना में मायावती से गठबंधन करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े? मुझे लगता है कि मायावती तो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अगर मायावती का संगठन अच्छे से काम करता है और मायावती की अपील जनता के बीच में काम करती है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान मुझे लगता है अखिलेश यादव के पीडीए को होगा और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। नहीं, लगातार कमजोर हो रही है मायावती, और फिर भी मायावती जरूरी क्यों है इंडिया अलायंस के लिए? कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं हर्षवर्धन जी, गेट खुलता नहीं है, और जो मायावती को जानते हैं उनसे बिना किसी अपॉइंटमेंट के या बिना पहले सूचना दिए मिले, ऐसा मुनासिब है नहीं। तो क्या सिर्फ फोटो ऑप के लिए आप गए थे, बताने के लिए गए थे कि हम गए हैं बहन जी के पास? नहीं, मुझे तो बड़ा बचकाना लगा। वो मायावती जी को जो जानता है, अपॉइंटमेंट के बाद कितनी देर में मुलाकात होगी ये समझ पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग जाते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, तो 3 कमरे के बाद जाके कब मिल पाएंगे, या वो स्वयं 3 कमरा पार करके कब आएंगी, यही कठिन होता है। फिर भी वो किया गया, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग मानता हूँ। उनको पता था कि गेट नहीं खुलेगा, उनको पता था कि मायावती जी नहीं मिलेंगी, वो संदेश देना चाहते थे। लेकिन क्या इस तरह के संदेश से कांग्रेस से कोई लाभ होगा? मुझे नहीं लगता। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एकदम से एक पक्षी मसला नहीं है। मैं इस वाले विमर्श से थोड़ा सा इतर जाता हूं कि मायावती जी एक्टिव होंगी, बहुत मजबूत होंगी, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को नुकसान होगा। मायावती अगर फिर से थोड़ा ताकत में आती हैं तो कई जगहों पर विकल्प के तौर पर लोग मायावती जी को भी देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, जब राजनीति होती है, 2007 में इसी उत्तर प्रदेश ने मायावती को पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी थी। तो यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को नुकसान होगा, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं होता। हाँ, शुरुआती अगर कहेंगे तो आप मुसलमान वाला कहेंगे, तो वो अगर ताकतवर होंगी तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान होगा। लेकिन अगर दूसरी जगहों पर चोट मायावती जी ने की और वो बड़ी होती हैं, तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता की बात होगी। क्योंकि एक बात समझिए, सीट के ग्राफ के तौर पर बीजेपी अप नहीं गई है, स्लाइड ही हुई है, नीचे लुढ़की है। और ऐसे में मायावती का यहां से अपने आप को रिवाइवल देना, विजय जी, ये कितना चुनौतीपूर्ण है मायावती की पार्टी के लिहाज से? आज आपने बैठक तो कर ली, अक्सर हम यही देखते हैं कि मायावती को या तो बयान जारी करती हैं, या तो प्रेस के सामने अपना बयान देती हैं, या कार्यकर्ताओं से थोड़ा बहुत बात करती हैं। अब जब उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, क्या यहाँ से रिवाइवल संभव है मायावती की पार्टी का? समीर जी ने भी बहुत विस्तार से बहुजन समाज पार्टी पर बात की है, विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन असल उसमें क्या है, एक कहावत मुझे याद आई
कि जाके पैर न फटे विवाई वो का जाने पीर पर है। समीर जी को मायावती जी की पीर पता ही नहीं है। हर्ष जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चिंता की बात होती है। अरे बीजेपी की चिंता की वजह से तो वो बैठी हुई हैं घर पर। तो इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उस उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मायावती जी की राजनीति को समझिए। और अखिलेश जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अखिलेश जी का और मायावती जी का वोट बैंक ही बिल्कुल अलग अलग है। वो वोट बैंक बिल्कुल नहीं, जाटा वोट पे कॉमन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फर्क उन पर पड़ेगा। वो वोट बैंक कांग्रेस को नुकसान कर सकता है कि कांग्रेस उसका वोट बैंक हो। बीजेपी का वोट बैंक हो गया जो शिफ्ट होकर मायावती जी से बीजेपी के पास चला गया है। तो उन दोनों को लेकर कैसे होगा, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं वहां पर थोड़ा सा ये पावर डिस्ट्रिब्यूशन चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मायावती जी को बहुत एक्टिव होकर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ेंगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जैसे मैं बंगाल के चुनाव को कहता था कि वहां भी कांग्रेस और लेफ्ट नहीं है, यहाँ भी इसकी संभावना बहुत कम मुझे लगती है। मायावती जी को आपको याद है कितने समय पहले आपने उनको बाहर किसी रैली में देखा है? नहीं देखा। तो जो नेता मैदान पर नहीं आएगा वो मैदान में लड़ेगा कैसे? ठीक है सर, अगली खबर की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने लुटियन दिल्ली के प्रतीक पर एक और चोट की है। सरकार ने जिमखाना क्लब परिसर 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। केंद्र ने 27.3 एकड़ में फैले इस क्लब को रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अहम कार्यों के लिए जरूरी बताया है। जिमखाना क्लब का पता 2 सफदरजंग रोड है जो पीएम हाउस के बेहद करीब है। इसे सरकार ने 1928 में जिमखाना क्लब को लीज पर दिया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ध्यान देश का भला करने की जगह जमीन कब्जाने की ओर सरकार का ध्यान है। अब देखिए, संजय सिंह इसे अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इस खबर का मतलब क्या है? संगीत जी, सरकार अगर ले रही है जमीन को तो क्या नियत है, क्या मंशा समझ? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिमखाना क्लब है क्या। ये दिल्ली के सबसे बड़े जो रईस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेज, पत्रकार, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इन लोगों का एक क्लब है। लाइजनर, बिल्कुल सही बोले। और ये लोग जो है वो देश की गरीबी के बारे में सोचते हैं, देश की अशिक्षा के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो शराब की बोतल और बियर की बोतल के साथ सोचते हैं। तो उसमें बड़े बड़े पॉलिसी भी तय होते हैं। सरकार के लोग भी उसमें कई शामिल बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो भी होते हैं। सरकार ने कहा है कि भाई ये सुरक्षा के एक लीज पर ये दिया गया था और क्लॉज 4 का इस्तेमाल करते हुए हम उसको वापस ले लेते हैं। 1000 रुपए देता था सर ये। हाँ, मजेदार बात है जो समीर जी ने कहा। 1000 रुपए सिर्फ, मतलब 27 एकड़ का किराया कितना देते हैं मालूम में? 1000 रुपए साल में 100 रुपए महीना भी नहीं। 1000 रुपया यानी 100 रुपये भी नहीं पर मंथ। और सोचो सुविधाएं कैसी हैं कि आप वहां पर जाकर के आप गोल्फ खेल सकते हैं, अच्छा स्विमिंग पूल है, अच्छा क्लब बना हुआ है। और यदि पढ़ा लिखा कोई आदमी चाहे जी, कोई और चाहे पत्रकार, तो उनको नहीं मिलेगा। इस पर जैसे होता है ना, एक हरिशंकर परसाई का लेख, मुझे एक लेख याद आ जाता है, कहानी आ जाती है कि बुद्धिजीवी लोग जो है वो पूरा का पूरा अपना एक मकान बनाया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और अंदर सब बैठ गए। अब जिसको भी आना है वो खिड़की के सुराख से जो एक छोटा सा सुराख खोल दिया, उसी सुराख से होकर के अब आप आ सकते हैं, उसके बाकी सब बंद रख दिया। तो राहुल गांधी को भी उस सुराख से आया है तो 2006 में मिला। तो जब राहुल गांधी को 2006 में मिला तो आप सोच सकते हैं हम जैसे लोगों के को भी कभी नसीब में हो ही नहीं सकता है वो। सर छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। बस सिर्फ 30 सेकंड में। 1913 3 जुलाई 1913 को ये बना था। 1928-30 में इसको 27 एकड़ जमीन मिली। अंग्रेज हिंदुओं को, भारतीयों को, भारतवंशियों को, भारतीय संस्कृति को, भारत की सभ्यता को डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस मानसिकता के तहत यह बना है। बाकी सब दाएं बाएं की बात है। और इसको वो इलिटिस्ट अंग्रेजियत वाली मानसिकता लॉर्ड मैकॉले पुत्रों ने बचाकर रखा। यह शर्मसार करने वाला है कि भारत को गरीब बनाए रखने, कमजोर करने, भारत को पीड़ित रखने के लिए यह इंडियन इलीट्स का एक अड्डा था। अच्छा है कि नरेंद्र मोदी इसे ध्वस्त कर रहे हैं। और बार बार इसको कहा जाता था ना कि ये, जिसको और सरल भाषा में कहें, खान मार्केट गैंग। ऐसे ढेर सारे खान मार्केट गैंग देश भर में है। नरेंद्र मोदी की यह भी जिम्मेदारी कि इसको ध्वस्त करें।